हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको टैली की फुल कोर्स सिखाऊंगा कि जीएसटी में आप किस तरीके से एंट्रीज वगैरह करेंगे और किस तरीके से आप पूरा का पूरा टैली ऑपरेट करेंगे जीएसटी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो मैंने नोटपैड में लिख के रखा है। आज मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा टैली में। आप देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम खराब होगा, क्योंकि ऐसे ही ये वीडियो मेरी बहुत लंबी बनने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको देखना हो, क्लियर करना हो कि क्या मैंने सिखाया है वीडियो में। इसमें एक दो चीज़ मैं भूल गया हूँ, जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्री जो आप एडवांस रिसिप्ट करेंगे वो सब भी मैं सिखाऊंगा, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि मैं डाल दूंगा जो भी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको टैली में लगभग आपको फुल कोर्स सिखाऊंगा जीएसटी में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं एंट्रीज वगैरह को लेके। लेकिन इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी अपडेट्स लेके आते रहूँगा। और फ्रेंड्स, अभी हाल में ही मैंने कोशिश की है कि अपने चैनल पर रेसिपीज़ भी अपलोड करूँ, जिसमें से मैंने एक कर दी और भी मैं आगे करते रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टैली फर्स्ट टाइम ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको तो कंपनी क्रिएट करनी होगी टैली में। तो उसके लिए जैसे आपने टैली ओपन कर ली तो उसमें आपको जब स्क्रीन खुलेगी वो आपकी कंपनी इन्फो की रहेगी, जैसे कि ये है। अगर नहीं आए तो आप कंपनी इन्फो जैसे मैंने क्लिक किया वैसे आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्रिएट करेंगे कंपनी में टैली में अपना अकाउंट अपनी फार्म के नेम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायरेक्टरी है मैंने उसमें सी ड्राइव में चुना हुआ, जो भी मेरा डाटा जाएगा वो सी ड्राइव में जाएगा। आप अपने हिसाब से चुन लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने ऐसे ड्राइव में चुन के रखें जिससे कि अगर फॉर्मेटिंग या हैंग वगैरह हो कंप्यूटर तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये अल्टर में जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप ये जो अपनी कंपनी है इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, अल्ट्रेशंस कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से यहाँ फिल किया है इसमें आप और भी अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह मैंने नहीं डाला, वो अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखें, आप अपना फार्म का नेम परफेक्ट डालेंगे, आप कंट्री परफेक्ट डालेंगे और अपनी स्टेट परफेक्ट डालेंगे, और फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो परफेक्ट डालेंगे। उसके बाद कंपनी को ओके करते हुए, एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट करके क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। और मैं बता देता हूँ, अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जानना हो कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है या और भी वीडियोस के बारे में जानना हो, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं करूँगा, छोटी मोटी चीज़ें, इसके लिए मैंने और भी वीडियोज़ बना के रखे हुए हैं अपने चैनल पर। तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं वो सब वीडियोस। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको नीचे में विशेष ज्ञान लिख कर आएगा, तो उसमें आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर मेरी लोगो होगी चैनल की, उसमें मेरी फेस होगी। आप वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट नाम का एक टैब होगा, उसमें जाएंगे, उसके अंदर आपको टैली का एक फोल्डर या प्लेलिस्ट आप कह सकते हैं वो मिलेगा। उसके अंदर आपको टैली की सारी वीडियो मिल जाएंगे। इवन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी वीडियो उसके अंदर होगी। तो वहाँ से जाके आपको जो भी टैली में सीखना हो वो आप टैली की वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप एक्टिवेट कैसे करेंगे अपने टैली में जीएसटी को। तो जैसे कि आपने कंपनी क्रिएट कर ली, आप गेटवे ऑफ टैली में हैं, तो आप यहाँ फीचर्स में चले जाएंगे। फीचर्स में जाने के बाद आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसे यहाँ पर यस कर देंगे और फिर इसे यस करेंगे जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आप वैट में वर्क कर रहे थे पहले से टैली में, तो आप सबसे पहले तो वैट को डीएक्टिवेट करेंगे, वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप उसे नो कर देंगे। अगर यस होगा तो आप उसे नो कर देंगे। अब चलिए मैं इसमें यस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट हो, जैसे मैंने बिहार सेलेक्ट करके रखा है। और आप रजिस्ट्रेशन टाइप में इसने स्किप कर लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप रेगुलर डीलर हैं, कंपोजिशन डीलर है, अनऑथराइज्ड पर्सन है, तो वो आप जो भी होंगे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर के बारे में भी मैं आपको डिटेल में डिफाइन कर देता हूँ। ये जो पहला 2 अक्षर होता है या जो 2 अंक होता है ये आपका स्टेट कोड होता है। उसके बाद ये जो 10
डिजिट्स होते हैं ये आपके होते हैं, जो आपकी पेन नंबर है, जिस पेन नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये बात का ख्याल रखना है कि आपका स्टेट कोड गलत ना हो, और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपकी जब आप डाल रहे हैं जीएसटी नंबर, तो आपकी जो सीरीज़ है वो बिगड़े नहीं। जैसे जैसे इसमें है कि पहले 2 डिजिट हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर 4 डिजिट्स हैं, फिर अल्फ़ाबेट है, तो इस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए। अगर सीरीज़ बिगड़ेगी तो टैली आपको वार्न करेगा। उसके बाद अगर आप एंटर करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो रिटर्न के लिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा वहां पर आपको मिसमैच और प्रॉब्लम्स आएगी। तो प्लीज़ जब आप अपना जीएसटी नंबर इसमें एंटर करें तो परफेक्ट और जिस तरीके से आपका दिया हुआ है उसी तरीके से एंटर करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रही है, वो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट रहेगा, नहीं रहे तो आप डाल दें। इसे आपको नो रहने देना है, लेकिन एक कंडीशन पर आप इसे यस कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक ही रेट के प्रोडक्ट्स को डील करते हैं अपने मतलब अपने बिजनेस में। अगर आप एक ही मतलब मान के चलो, अगर आप 18% के प्रोडक्ट ही डील करते हैं तो उस सिचुएशन में आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर आप उसे यस करेंगे तो फिर जो जीएसटी क्लासिफिकेशन उसे भी यस कर देंगे। और ये जो प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड्स है ये एक्सपोर्ट के काम में आएगी, ये आपके काम में नहीं आएगी, इसलिए आपको यस वगैरह नहीं करना है। फिलहाल मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आप यस करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, एचएसएन कोड डाल देंगे। एचएसएन कोड अगर आपको ना हो तो ऐसे तो आपको मिल जाएगा, जब आप परचेज करेंगे किसी से तो वो भी आपको बिलिंग में एचएसएन कोड एंटर करके ही देगा। अगर नहीं आता है आपको कि एचएसएन कोड बिलिंग में नहीं आ रहा है या आप अभी परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मेरे चैनल पर वीडियो है कि एचएसएन कोड आप कैसे निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के, तो वो वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एचएसएन कोड आप डाल देंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद वो दोनों नो रहेगा, जो रिवर्स चार्ज वगैरह वो सब नो रहेंगे, और जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वहाँ पर आप अपना 18% एंटर कर देंगे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अपने आप 9% में डिवाइड हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप एक रेट में प्रोडक्ट डील करते हैं तो। अदरवाइज आप नो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, एंटर करते हुए आगे निकलेंगे। यहाँ पर आप पेन नंबर डाल देंगे अपना, अगर डालना चाहते हैं तो वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डालना ही है, और अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है तो वो भी आप डाल के एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको बताया कि आप कैसे टैली में जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। अब हम सेकंड बात करेंगे कि आप जो आपके पास पार्टीज़ हैं उसके जो टीन नंबर है उससे आप जीएसटी में कैसे आप मतलब अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आप डिस्प्ले में चले जाएंगे, स्टेटरी एंड रिपोर्ट्स है, इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट पार्टीज टीन है, यहाँ पर आप ऑल नहीं चुनते हुए यहाँ पर अगर क्रेडिटर की करनी तो क्रेडिटर, अदरवाइज आप डेटर की करना चाहते हो डेटर की, वो चुनेंगे, उसके बाद ऑल कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे देख सकते हैं कि अभी ये मेरा प्लेन शो हो रहा है, यहाँ पर शो ऑल। अदरवाइज अगर आपका डायरेक्ट नेम आ जाए तब तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं आए तो यहाँ पर शो ऑल करेंगे तो आपके इस तरीके से आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर जो जीएसटी नंबर है यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद जितने भी पार्टीज है सबके एंटर करके उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी है इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप कैसे अपडेट करेंगे अपने पार्टीज के जीएसटी नंबर। अब आप गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा टैली में, तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर आके आपको लेजर्स क्रिएट करनी है। और लेजर्स कौन कौन सी क्रिएट करनी है वो मैं बता दूंगा। आप क्रिएट के अंदर जाके क्रिएट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसीलिए मैं अल्टर में आपको जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कैपिटल का कर लेंगे, कैश का ऑलरेडी रहता ही है, और उसके बाद अपनी बैंक का भी कर लेंगे। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से आप लेजर क्रिएट करेंगे, कैपिटल को अंडर कैपिटल रखेंगे। ड्राइंग करना चाहते हैं तो मतलब अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं बिजनेस से तो उस सिचुएशन में आप ड्राइंग का भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे भी कैपिटल के अंडर रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बैंक का कर लेंगे, बैंक अकाउंट्स के अंदर जाकर आप लेजर क्रिएट और उसके बाद पूरी डिटेल दे देंगे। अब हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर कि आपको क्या क्या टैक्स के लेजर्स क्रिएट करने। मैं यहाँ पर मल्टीपल रेट के मतलब लेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ, कॉमन लेजर्स मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर और भी वीडियो बनाए हुए हैं, या और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉमन लेजर्स क्रिएट करके बिजनेस करते हैं, लेकिन मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। आपको सब चीज़ बायफर्केट करके दिखाई देता है, आपको कोई भी चीज़ अलग से छांटने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर शुरू में आप कर सकते हैं कॉमन लेजर में काम, लेकिन बाद में आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल लेजर्स ही यूज़ करें।
तो सबसे पहले मैंने ये इनपुट CGST @14% किया हुआ है। ये 14% मैंने क्यों किया, क्योंकि GST अगर 28% है तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आप अपने स्टेट में सेल या परचेज कर रहे हैं तो CGST और SGST लगेगी, और दोनों इक्वल लगेगी। जो GST है मान के चलो 28% है तो 14% CGST लगेगी, 14% SGST लगेगी, इसीलिए मैंने 14% किया, यानी कि ये 28% वाला प्रोडक्ट है। मान के चलिए जैसे कि इसकी GST रेट 28% है और मैंने इसे CGST में 14% के नाम से एंट्री किया हुआ है। इसे मैं अंडर लूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। उसके बाद मैं ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी में GST रखूंगा। उसके बाद मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से आएगा। इसमें से फिल्टर कर लेंगे, आप सेंट्रल टैक्स चुन लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 14% किया हुआ। अगर आप कॉमन लेजर बना रहे हैं तो आपको परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको इतना कुछ डिटेल लिखना है, सिर्फ आपको लिख देना है CGST बस। और उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कॉमन लेजर बनाने का मतलब पसंद है या उसमें एंट्री करना पसंद है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम दूसरा लेजर मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। सब कुछ सेम है, खाली मैंने आपको एक बार दिखा दिया खोल के ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। IGST में भी सब कुछ सेम है, खाली आपको यहाँ पर जो टैक्स टाइप है यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर सेंट्रल टैक्स आपने सेलेक्ट किया था CGST में। इससे निकलने के लिए स्केप बटन का यूज़ करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में रहता है ESC, उसका यूज़ करते हैं। फिर आप इसमें आ गए, इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया। 28% का अलग बनाया क्योंकि मैं दो तरह के रेट्स के प्रोडक्ट डील कर रहा हूँ। फिर मैंने इनपुट SGST का बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ टैक्स टाइप में आपको स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको IGST में इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है, SGST में स्टेट टैक्स और CGST में सेंट्रल टैक्स टैक्स टाइप में। बाकी लगभग सब कुछ सेम रहेगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से आपको दिखाऊंगा कि मैंने आउटपुट के भी लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट सेल के टाइम लगता है और इनपुट परचेज के टाइम लगता है, आपको मालूम ही होगा। उसके बाद आप इसमें भी देख सकते हैं सब कुछ सेम रहेगा, खाली मैंने नाम अलग अलग किए हुए हैं। आप देख लीजिए एक बार ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आपको सारे लेजर्स एक बार खोल के जरूर दिखा रहा हूँ। और एक राउंड ऑफ का भी कर लेंगे। ये राउंड ऑफ आपको बेनिफिट देगा क्योंकि जब आप बिलिंग वगैरह करते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये राउंड ऑफ का भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपको जब आप सेल करेंगे तो वहाँ पर जैसे कि आपके जो अमाउंट है वो अप्रॉक्स में नहीं आकर, जैसे कि मतलब 50 पैसे 40 पैसे नहीं आए, उसको आप हटाना चाहते हैं तो ये आपको मालूम ही होगा। ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम किसी में भी चुन लेंगे वो, क्योंकि आप जब वहाँ पर करेंगे तो वो माइनस प्लस करेगा, वो ऑटोमेटिक अपना उसमें अपने आप कन्वर्ट होते रहेगा PL में। यहाँ पर अंडर में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, आप इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस कुछ भी चुन सकते हैं। ये एक लेजर क्रिएट कर लीजिए आप अपना। उसके बाद मैं बता देता हूँ, आप टैक्स ऑन एडवांस का करंट लाइबिलिटीज़ में कर लीजिए। मैं बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ आएगा आपको। इस तरह का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप पार्टीज नेम का लेजर क्रिएट कीजिए, सन्डे डेटर्स और क्रेडिटर के। अगर ऑलरेडी हैं तो कोई बात नहीं। ये मैंने जैसे कि मान के चलिए क्रेडिटर है या जिससे मैं माल परचेज करता हूँ, ये मेरा जिस जगह तो फ्रेंड्स ये क्योंकि मैं बिहार का हूं तो ये डीलर भी बिहार का है, इसीलिए यहाँ पर आपको स्टेट चुनना बहुत ही ज़रूरी है जो जिस स्टेट का ये डीलर है, क्योंकि अगर आप स्टेट में मिस्टेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एंट्रीज वगैरह करने में प्रॉब्लम होगी। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपको मालूम ही होगा कि GST के अंदर अब आप अगर एडवांस लेते हैं और अगर आप अगले महीने डिलीवर करते हैं किसी को माल, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है और आपको जो टैक्स है वो पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे आप माल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि बाद में अगर कैंसिलेशन हो जाता है, आप अगर माल नहीं देते हैं, पार्टी कैंसिल कर देती है, तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। लेकिन आप अगर मतलब इसके लिए आपको एक ऑप्शन ऑन करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर एडवांस जो आप रिसीव करते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स लेते हैं वो आपको देनी पड़ती है। तो फीचर्स में आप जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल आपको यस करनी पड़ेगी। ये यस करनी है आपको, चाहे डेटर के लिए हो या क्रेडिटर के लिए हो। तो मैंने भी ऑलरेडी करके रखी है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं
एंटर करूंगा। यहाँ पर ये रेगुलर है। इसी तरह का ऑप्शन आएगा जब आप जीएसटी का नंबर मतलब अपना जीएसटी को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर ये रेगुलर डीलर है, इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। आप नहीं तो कंपोजिशन भी कर सकते हैं अगर हो आपका ये डीलर। यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे और इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये मेरा दिल्ली की पार्टी है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ। तो इसमें सिर्फ स्टेट मैंने दिल्ली चुना हुआ है, और बाकी आप अपना जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें करके सेम वही प्रोसेस रहेगा। और एड्रेस में आप अपनी एड्रेस फिल कर देंगे, जो भी उनकी एड्रेस है। कि मैंने यहाँ पर एड्रेस फिल नहीं किया, एड्रेस भी मस्ट है। भले आप क्रेडिटर की कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कम से कम डेटर की तो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे अब मैं आपको डेटर्स की भी दिखा देता हूँ, सब कुछ सेम रहेगा। ये मेरा वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं आपको इंटर स्टेट सेल की भी मतलब एंट्रीज वगैरह दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने एक डेटर आपको अदर स्टेट का भी रखा हुआ है। इस तरीके से आप डेटर की भी एंट्री मतलब लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। ये मेरा अपने ही स्टेट का डेटर है, मैंने इसका भी लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको और क्या करना है। आपको ये परचेज और सेल के भी लेजर्स क्रिएट करने हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीपल यूज़ किया हुआ है, आप कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मल्टीपल मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप मल्टीपल लेजर्स ही क्रिएट करें। ये इंटर स्टेट का मतलब है कि आप अपने स्टेट के अलावा कहीं दूसरे स्टेट से माल परचेज या सेल करते हैं, ये उसके लिए होता है। यानी कि आप दूसरे स्टेट से माल जब परचेज करेंगे तो उसके लिए आप इंटर स्टेट परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो इसका नाम ईजी करने के लिए, आपको याद रखने के लिए या आपको समझने के लिए आप नाम कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, परचेज फ्रॉम आउटसाइड, इस तरीके का आप डाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए वो इजी हो जाएगा एंट्रीज वगैरह करने और समझने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 18% लिया हुआ है, यहाँ पर परचेज सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये मैंने नो रखा और यहाँ गुड्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके पीछे भी रीज़न बता देता हूँ। मैं अगर ये यस कर भी दूँ कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेजर में भी अगर आप इसे यस कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी यस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, यस कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जब आप कॉमन लेजर्स क्रिएट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा यस करने में, नहीं तो एंट्रीज वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मल्टीपल कर रहे हैं तो आप नो भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा HSN, या आप इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये जीएसटी आइटम नहीं है, ये मतलब जीएसटी गुड्स नहीं है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेट्रोल वगैरह ये सबको भी जीएसटी में नहीं रखा गया है, तो उस सिचुएशन में आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहेगा। ये मैं आपको आगे के लिए भी बता देता हूँ। अगर आइटम वाइज जो अभी मैं बताऊंगा कि आइटम्स कैसे क्रिएट करेंगे, उस सिचुएशन में भी अगर आपका है ये और आपका वो जीएसटी आइटम नहीं है तो आप उसे यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। यहाँ पर ये मेरा इंटर स्टेट परचेज है, तो उस सिचुएशन में मुझे सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और अगर ये मेरा इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपने ही राज्य में मतलब माल खरीदना, और अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो अपने ही राज्य में माल बेचना, और इंटर स्टेट जहां लग जाएगा इसका मतलब है अदर स्टेट से माल परचेज करना और अदर स्टेट से माल बेचना। तो ये अभी अदर स्टेट का लेजर्स मैं मतलब क्रिएट कर रहा हूँ परचेज का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अगर ये यस करता तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करता, अदरवाइज मैं अगर इंट्रा स्टेट का करता तो परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करता। याद रखेंगे ये दोनों में अगर मिस्टेक करेंगे तो आपकी एंट्रीज वगैरह नहीं हो पाएंगी। उसके बाद जो टैक्सेबिलिटी है, मैं एक बार आपको एक ऐसे फॉर एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल हो गया, और ये रिवर्स चार्ज का अगर केस हो तो वो आप यस करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप जो भी रेट है, जैसे 18% का मैंने ये लेजर क्रिएट किया हुआ तो 18% आप ये लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके से 9% में अपने आप डिवाइड हो गया। फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नो रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं और दिखाना भूल गया आपको, इसमें अगर कुछ ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते वक्त या ग्रुप में या कहीं पर भी जो ऑप्शंस नहीं आने, अगर आपको ऑप्शंस लाने हैं तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आप चले जाएंगे, यहाँ पर यस कर लेंगे तो वो ऑप्शंस आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आप यहाँ पर गुड्स चुन लेंगे अगर आप गुड्स में डील करते हैं, अदरवाइज आप सप्लाई में डील करते हैं सप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये मैंने इंट्रा स्टेट परचेज 28% का भी क्रिएट किया हुआ लेजर। इसी तरीके से मैंने इंटर स्टेट सेल्स का 18% का लेजर क्रिएट किया हुआ। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ खाली अंडर में सेल्स अकाउंट होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फिर 28% का किया हुआ है। इस तरीके से मैंने इंट्रा स्टेट का भी 18% का किया हुआ है।
इंट्रा स्टेट मैंने परचेज 28% का किया हुआ है, इंट्रा स्टेट सेल्स 18% का किया हुआ है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये लेजर्स क्रिएट करने हैं। मैंने बता दिया आपको कि अगर फर्स्ट टाइम करें तो बैंक, कैपिटल, ड्राइंग और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, और आपको टैक्स ऑन एडवांस भी कर लेना है, और परचेज और सेल्स के मल्टीपल लेजर्स और इनपुट और आउटपुट के जो भी CGST, IGST और SGST इनके मल्टीपल लेजर्स आपको क्रिएट कर लेने हैं। अब फिर वापस आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में के लिए इन्वेंट्री इन्फो में चले आएंगे। इसमें आप प्राइस लिस्ट अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा एक वीडियो और है, उसमें आप प्राइस लिस्ट कैसे बनाना है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं यूनिट्स ऑफ मेजर्स में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप पीसेज, नंबर्स ये सब बना सकते हैं, मतलब जिसमें आप अपने आइटम्स को काउंट करते हैं। तो क्रिएट में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसलिए मैं आपको एल्टर में दिखाऊंगा या डिस्प्ले में भी दिखा सकता हूँ। एल्टर का मतलब होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ आप मॉडिफाई या एल्ट्रेशन कर सकते हो, डिस्प्ले में सिर्फ देख सकते हैं। ये मैंने पीस बनाया है, उसी तरीके से मैंने मीटर का भी बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ये आप स्टॉक आइटम बनाते हुए भी कर सकते हैं Alt+C का यूज़ करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ग्रुप्स क्रिएट करके रखे हैं। ग्रुप्स इसलिए क्रिएट किए हैं, जैसे कि आप एस्ट्रल का नाम तो जानते ही होंगे, एस्ट्रल पाइप्स का, जिनकी सलमान खान ऐड करते हैं। तो ये पाइप की कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम है, तो इसीलिए कंपनी का नाम या कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप डिनोट करते हैं उससे, और उसके अंदर और भी सीरीज ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम्स आते हैं, तो उसके लिए ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। तो जैसे एस्ट्रल मैंने क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर लिखा है, उसके बाद मैं इंटर करूँगा, प्राइमरी रहने दूंगा, ये यस करूँगा, इससे भी यस करूँगा। यहाँ पर मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा है PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, उसके बाद मैंने HSN कोड ऐसे ही डाल दिया कुछ भी। उसके बाद ये टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पर मैंने 18% रखा। इस तरीके से आप अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं, ये अलग रेट का ग्रुप है, देख सकते हैं आप। अब हम आइटम्स क्रिएट करेंगे, और कहीं भी जैसे आप वाउचर्स में एंट्री करेंगे और आपको अचानक आइटम क्रिएट करने हो तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप Alt+C शॉर्टकट की है, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आइटम भी क्रिएट करके रखे हुए हैं, ये मैंने बिपकॉक ली है, तो आप देख सकते हैं इसे मैंने वाटर टेक के अंदर चुना हुआ है, और उसके बाद पीस में लिया हुआ है। उसके बाद मैंने इस सबको एप्लीकेबल है टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स चुना हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें सेट अल्टर GST डिटेल्स है जो मैंने नो रखी है, ये मैं यस कर दूंगा एक कंडीशन में, जैसे कि अगर ग्रुप है उसके अंदर जितने आइटम है सब एक रेट के, तब तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तब मुझे बार बार आइटम्स में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे आइटम है जो अदर मतलब रेट के आइटम्स है, तो उस सिचुएशन में मैं इसे यस करूँगा, और इसमें मैं जो उसका रेट होगा, जैसे मैंने ग्रुप के टाइम में ये क्रिएट किया था उस तरीके से मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, और यहाँ पर उसका आइटम का जो रेट होगा टैक्स का वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये तभी आपको यूज़ करना है जब आइटम्स का रेट अलग हो, मतलब ग्रुप में कुछ ऐसे आइटम्स हो जिसका रेट अलग हो, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसका भी क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको सारे आइटम्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, अदरवाइज मैं आपको एक आइटम भी दिखा के समझा सकता था। यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं आप, मैंने ये अल्टरनेट यूनिट्स का भी उपयोग किया हुआ है। जैसे कि मैंने यूनिट में पीस चुना, उसके बाद मैं जब अल्टरनेट में आप देखते होंगे हमेशा नॉट एप्लीकेबल रहता है, वहाँ पर मैं अगर Alt+C प्रेस कर दूँ तो हम मुझसे पूछेगा कि मतलब कई चीज़ ऐसी होती है, जैसे पाइप है एक पीस होता है लेकिन उसकी लेंथ होती है 3 मीटर, तो वो हम अगर कई बार हमें क्या होता है जो बिलिंग होती है वो कुछ लोग 3 मीटर के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग पीस के हिसाब से करते हैं, तो हम लोग समझने के लिए, या इसमें 6 मीटर का भी लेंथ का भी आता है, तो वो सब समझने के लिए आदमी लोग अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मीटर क्रिएट किया हुआ है, Alt+C मैंने किया, मीटर आया, उसके बाद वेयर में मुझसे पूछा गया कि मतलब कितने मीटर बराबर कितना पीस, तो मैंने वहाँ डाल दिया 3, तो यानी कि 3 मीटर बराबर। उसके बाद मुझसे पीस पूछा गया कितने पीस, तो मैंने वहाँ 1 डाला, तो यानी कि 3 मीटर बराबर 1 पीस। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट यूनिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
इसमें ये सब ऑप्शंस अगर आपके नहीं आ रहे हो तो F12 में चले जाएंगे आप। यहाँ पर जो भी है यहाँ से आप एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स वो यस करेंगे तो आ जाएंगे। और फ्रेंड्स अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप जब वैट में एंट्रीज करते थे तो आपको टैक्स इनवॉइस या रिटेल इनवॉइस कट करते थे। B2B के लिए टैक्स इनवॉइस, B2C के लिए रिटेल इनवॉइस, यानी कंज्यूमर के लिए रिटेल इनवॉइस और जो दुकानदार हैं उनके लिए आप टैक्स इनवॉइस कट करते थे, ताकि आपको आसानी हो छांटने में। अगर आप मैनुअल भी करते हो तो ताकि आपको आसानी हो छांटने में, रिटर्न फाइल करने में आसानी हो। लेकिन जीएसटी में अब ऐसा नहीं है, आप सबके लिए आपको जीएसटी इनवॉइस करनी होगी। इसमें कोई अलग इनवॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बस खाली ये है कि थोड़ा ऐसे तो टैली बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फीचर्स जोड़ दिए गए हैं कि अपने आप छांट लेगी, मैं वो आपको दिखाऊंगा आगे। लेकिन एक जो तरीका था जिस तरीके से मैं टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस को छांटता था वो भी बहुत इजी तरीका था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में हम लोग चले जाएंगे। डे बुक में तो आपको पता ही होगा जितनी आप पर डे एंट्री मारेंगे वो सारी की सारी एंट्रीज आपकी डे बुक में आती है। और उसके बाद यहाँ पर आप डेट से या पीरियड से आप ला सकते हैं। मान के चलिए आप ऐसे करेंगे 1/7 to 1/8, तो आपको जितनी एंट्रीज होंगी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगा अकाउंट्स बुक में सेल्स रजिस्टर, क्योंकि मैं सेल्स के लिए दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी सब जीएसटी इनवॉइस करके, अगर यही मान लीजिए टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस होती तो ये जो चेंज वाउचर है इसमें मैं जाता, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस या रिटेल इनवॉइस लिखा हुआ रहता है, जैसे जीएसटी इनवॉइस लिखा हुआ है, मैं जो चुनता उसकी ही डिटेल आती, सारी की सारी डिटेल नहीं आती। और उसमें क्या है कि उसकी बिलिंग नंबरिंग भी सब कुछ अलग होती थी, मतलब टैक्स इनवॉइस की नंबरिंग अलग होती थी, रिटेल इनवॉइस की नंबरिंग अलग होती थी। अब दोनों की नंबरिंग भी सेम है, मिक्स हो जाएंगी दोनों, मतलब B2B और B2C एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, अब जो आप बिलिंग करेंगे, कुछ लोग का कहना है कि जो आपका नंबर चल रहा था वैट में आप उसी से चालू कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट बात नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से सीए से पूछा है ये बात, तो उनका कहना है कि नहीं, आपको न्यू नंबर ऑफ सीरीज से मतलब स्टार्ट करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। कुछ लोग, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में वही उपाय यूज़ किया है अकाउंटिंग वॉचर्स में एंट्री करने का। और ये जो रेड आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो रेड आप देख रहे हैं इसका ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं, मतलब वी अगर आप प्रेस करेंगे तो आप अकाउंटिंग वॉचर्स में चल जाएंगे। उसी तरह सबके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। तो मैं अभी बोल रहा था इससे पहले कि बहुत से लोग सेल्स का जो वाउचर होता है उसमें डायरेक्ट, जैसे कि आपका ये सेल्स का वाउचर है, बहुत से लोग इसमें डायरेक्ट एंट्रीज मारना शुरू कर देते हैं परचेज सेल की। आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अकाउंट्स वो लोग तो आपको सिखाने के लिए बता देते हैं, बहुत से आप वीडियोस भी देखेंगे वो सिखाने के लिए बता देते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट तरीके से बात कीजिए तो आपको एक मास्टर क्रिएट करना चाहिए, वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहिए। वो मैं दिखा देता हूँ, वो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री इन्फो से भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ क्रिएट में आप जाके क्रिएट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं आपको अल्टर में दिखाऊंगा। जीएसटी इनवॉइस इस नाम से एक वाउचर क्रिएट करेंगे, उसे सेल के अंदर लेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक रहने देंगे, मैनुअल भी आप कर सकते हैं लेकिन मैनुअल तो आपको डालना पड़ेगा, इसलिए ऑटोमेटिक रहने दे, बहुत बेटर रहेगा। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये अगर आप नो रहने देंगे तो आपकी नॉर्मल इनवॉइस कटेगी, यानी कि मतलब इनवॉइस नंबर आएगा 1 2 इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसे कुछ एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, ईयरली या मंथली जो आपको रखना हो। उसके बाद आप यहाँ पर भी 1 जुलाई। अब यहाँ पर जैसे कि मेरी फार्म का नेम है JK/1718, इसका मतलब क्या है कि मैंने जब इनवॉइस नंबर, बहुत से लोग इस तरीके से भी क्रिएट करते हैं कि इनवॉइस नंबर के आगे मतलब ऐसे लिखते हैं, अपनी फार्म का नेम लिखते हैं, उसके बाद ऑब्लिक देके जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है उसका मतलब वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं उस चीज़ को कि ये इस फाइनेंशियल ईयर की बिलिंग है। उसके बाद आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी जो 1 2 है इसके बाद लिख के आएगी। जब भी आपका इनवॉइस नंबर आएगा तो ऐसे लिखेगा JK/17-18/101 या 1 इस तरीके से आपका लिख के आएगा। तो फिलहाल मैं इसे एक्टिवेट नहीं करता हूँ, मैं इसे नो रखते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आप जीएसटी इनवॉइस टाइप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जैसे है वैसे रहने देंगे। यहाँ पर आप यस करके, जो आप बिलिंग्स में देखते होंगे कि बहुत से लोगों के में लिखा रहता है वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। तो ये आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको खुद से कुछ और ऐड करना है, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स आर मैटर ऑफ कटिहार जुरिडिक्शंस या और भी कुछ, या बहुत से लोग लिखते हैं कि अगर आप बिल पेमेंट सही टाइम पे नहीं करेंगे तो आप पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके की अगर आपको कुछ भी लाइंस लिखनी हो
तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से प्रेस किया और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है लास्ट में। यहाँ पर मैं टाइप कुछ भी करूँगा वो नीचे टाइप होने लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप टाइप कर सकते हैं अपना कुछ। फिलहाल मुझे कुछ करना नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ नेम ऑफ क्लास देना बहुत जरूरी है। अगर आप नेम ऑफ क्लास नहीं देते हैं, सिर्फ ऐसे क्रिएट करते हैं, तो होगा कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा आएगी कि आपको हमेशा हर चीज़ के लिए वहाँ पर खुद से चुनना पड़ेगा। और इसमें एक बार अगर आप फिट कर देते हैं तो आपको बार बार चुनने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जो आप सेलेक्ट करेंगे वो चुनेगा। वो मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि ये सेल के लिए है, आप जब भी इनवॉइस किसी को काट के देंगे वो सेल करेंगे तभी, परचेज के टाइम आप इनवॉइस किसी को नहीं काट के देते। तो यहाँ पर आप इंट्रा स्टेट यानी कि अपने राज्य में अगर आप सेल करना चाहते हैं उसमें भी जो परसेंटेज है, जैसे 18% का आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसी की तरह आप इंट्रा स्टेट सेल 28%, फिर इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट में अगर आप सेल करना चाहते हैं 28% और 18%, इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ये कहीं से आपको सेलेक्ट नहीं करना है, फिल्टर से आपको टाइप करना है। इसके जगह आप ये भी टाइप कर सकते हैं सेल विद इन स्टेट या सेल अदर स्टेट या सेल आउटसाइड स्टेट। इस तरीके से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने इजी मतलब अपना देख लेंगे कि आपको कैसे सहूलियत होती है। यहाँ पर जैसे आप ये फर्स्ट टाइप करेंगे तो सेकंड आप तुरंत टाइप नहीं कर सकते, उसके बाद एक विंडो खुलेगी, वो इस तरीके से आपकी आएगी और यहाँ पर आपको जो आपने वहाँ टाइप किया है वही मतलब उसी से रिलेटेड आपको चुन लेना है। जैसे कि मैंने वहाँ पर इंट्रा स्टेट 18% टाइप किया था, तो मैं यहाँ पर इंट्रा स्टेट 18% ही सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर, क्योंकि अपने राज्य में बेचने पे CGST और SGST कट करते हैं, अदर स्टेट में परचेज या सेल पर IGST लगता है, और अपने स्टेट में चाहे परचेज कीजिए या सेल कीजिए CGST और SGST चार्ज होता है 0.5% जो GST का रेट होता है। और जब अदर स्टेट से परचेज या सेल करते हैं तो IGST फुल रेट से होता है। अगर 28% है तो IGST 28% लगेगा। यहाँ पर इस तरीके से आपने ये जो लेजर्स हैं सेलेक्ट करेंगे, आपको टाइप नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से फिल्टर आएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ राउंड ऑफ इसलिए कि जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि आपको जो पूरी अमाउंट मतलब जीरो में चाहिए, पैसे में नहीं चाहिए कोई भी अमाउंट, जो टोटल आपकी अमाउंट होगी, तो इसलिए राउंड ऑफ भी आप अपने बिल में शामिल रखेंगे। उसके बाद एज टोटल अमाउंटिंग राउंडिंग इसे चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ नॉर्मल रखेंगे, इसमें यहाँ 1 डालेंगे इसलिए ताकि 1 रुपये के लमसम में ये आगे पीछे करते रहे, और यहाँ पर यस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके सब में आपको उसी तरीके से चुनते जाना है। मैं आपको दिखा देते भी जा रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये वाउचर क्रिएट करना है। अब आप इसी में बिलिंग करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे। वाउचर में आप चले गए, सेल में आप जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा, तो GST इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस में सेल करना है। इंटर स्टेट में करना है तो कौन से रेट में करना है, तो 18% में करना है। इंट्रा स्टेट में करना है तो कौन से रेट में करना है, तो मान लीजिए मैंने इंट्रा स्टेट सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं इस तरीके से नीचे आउटपुट CGST SGST लिख कर आ रहा है 9%। अगर आप इस तरीके का लेजर्स क्रिएट नहीं करते, एक तो आपको GST इनवॉइस अगर आप प्लेन जो सेल का वाउचर होता है उसमें करते हैं तो बार बार आपको जब प्रिंट करते हैं आपको GST इनवॉइस टाइप करना पड़ता है, यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, आपको वो जो नेम ऑफ क्लास मैंने बनवाया इससे आपको बेनिफिट क्या हुई, जो आपको जो आउटपुट वगैरह है इसको बार बार आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक आते रहेगा। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे कि परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, सेल की एंट्री कैसे करेंगे। मैं अब आपको वो आगे आप सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो आपको वाउचर्स में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वाउचर्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है और मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले में डे बुक में आपके सारी जो एंट्रीज आप करते हैं वो आ जाती है। मैं यहाँ पर ये पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ। और आपको ये याद रखना, जब भी आप एंट्री करेंगे तो आप एक साथ से करेंगे तभी आपकी GST एप्लीकेबल होगी, क्योंकि उससे पहले GST थी नहीं, तो आप उससे पहले एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री होगी नहीं। मान के चलो मैं यहाँ पर 20 साथ कर देता हूँ। तो आप इसमें कैपिटल अगर फर्स्ट टाइम करना है तो कैपिटल की भी एंट्री मैंने दिखा दी आपको। बैंक में कैपिटल डाल रहे हैं मतलब अपनी पूंजी बैंक में यानी पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं कैपिटल के रूप में फर्स्ट टाइम, तो वो भी मैंने एंट्री दिखा दी। अब हम बात करेंगे परचेज की। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मैंने अगर अदर स्टेट, सॉरी ये नहीं है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एडवांस की रिसिप्ट जो आप मतलब पेमेंट लेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये परचेज, ये मैंने परचेज किया है अदर स्टेट से, इसीलिए मैंने इंट्रा स्टेट सेलेक्ट किया हुआ परचेज में, और 18% का है ये परचेज मेरा। मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया, जिस पार्टी से किया है वो सेलेक्ट कर ली।
उसके बाद इसमें ये इनपुट मैंने IGST 18% सेलेक्ट कर लिया। ये देख सकते हैं आप बाय मतलब अपने आप कैलकुलेट करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा टैक्स। उसके बाद आपको खाली सिर्फ एंट्री एक्सेप्ट करनी है। उसी तरीके से मैंने वाटर टैक्स से परचेज किया है तो मैंने उसकी भी एंट्री कर दी है। ये मैंने लोकल स्टेट से किया है, इंट्रा स्टेट है तो इसीलिए CGST और SGST मैंने किया है। 28% का ये आइटम है और ये मेरा 18% का आइटम है। ये भी मतलब अपने स्टेट से परचेज किया है मैंने। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आप अपने स्टेट से परचेज करें या आउटसाइड स्टेट से आप परचेज कर लें, आप सेल कहीं भी कर सकते हैं। अपने स्टेट में भी कर सकते हैं और अदर स्टेट में भी कर सकते हैं, उसमें कोई फैक्टर नहीं है। वो आइटम कहीं पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो मैंने आपको परचेज की एंट्रीज दिखा दी कि आप कैसे करेंगे GST के अंदर। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ सेल की एंट्री। सेल इस तरीके से आप करेंगे, पार्टी नेम चुन लेंगे, उसका जो सेल्स लेजर है उसमें आप इंट्रा स्टेट, क्योंकि ये अपने ही स्टेट में अगर आप कर रहे हैं सेल तो वो 28% का है, इसीलिए वो लेजर मैंने सेलेक्ट किया। और बाकी आप देख सकते हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आउटपुट CGST और SGST आ जाएगा। और राउंडिंग ऑफ का आप देख सकते हैं क्या बेनिफिट होगी। वहाँ पर 44 पैसे आपके टोटल में मतलब कम रहते, तो यानी कि 514 रुपये समथिंग कुछ पैसे रहते, तो इसीलिए इसने राउंडिंग मैंने बताया था कि आप सेलेक्ट करेंगे और इसका लेजर क्रिएट करेंगे। इसकी बेनिफिट अब आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे। मैं आपको सारी एंट्रीज दिखा रहा हूँ अलग अलग रेट्स की, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, मैं सबकी एंट्री दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप एंट्री क्रिएट करेंगे टैली के अंदर GST में। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एंट्रीज करनी है सेल की और परचेज की टैली में GST के अंदर अलग अलग रेट्स में, मल्टीपल रेट्स में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट प्रीव्यू कैसे चेक करेंगे। तो Alt+P यूज करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ विथ प्रिंट प्रीव्यू लिख के आ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूं तो यहाँ डायरेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को चालू करूं तो यानी कि आप देख सकते हैं कि आपकी मतलब इनवाइस कैसे क्रिएट होगी टैली में GST के अंदर। तो यहाँ से आप जूम इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, अदरवाइज आप Alt+Z का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनवाइस किस तरीके से क्रिएट हुई। पार्टी का GST नंबर लिख के आया, उसका कोड लिख के आ गया, स्टेट लिख के आ गया, जो उसका पार्टी का नेम है वो लिख के आ गया, GST इनवॉइस लिख के आ गया, HSN कोड, क्वांटिटी, आइटम्स, टैक्स की भी आ गई। अब मैं नीचे भी दिखा रहा हूँ। मैं दो चीज़ और आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से अगर आपकी बिल बहुत ज़्यादा लंबी है, यहाँ पर आप साइन भी करवा सकते हैं कस्टमर्स के। अगर बिल आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है तो उस सिचुएशंस में क्या आप पेज डाउन और पेज अप का यूज़ करके बिल को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अभी मैं स्केप से बाहर निकल रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि बिल आपकी मतलब आप बिलिंग मोड में चाहते हैं वाउचर्स को, तो उसके लिए ऑन तो रहता ही, अगर ऑन नहीं हो, कभी नहीं आया, तो उस सिचुएशंस में आपको फीचर्स में जाके क्या क्या ऑन करने वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइसिंग में बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा इनेबल इनवॉइस, यस किया हुआ है। उसके बाद रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, यस किया, ये आप यस कर लेंगे। उसके बाद आप डेबिट और क्रेडिट नोट अगर यूज़ करना चाहते हो तो नीचे में वहीं दिया हुआ है, आप वो भी यस कर सकते हैं। और मैं एक मिनट आपको, अब मैं इन्वेंट्री फीचर्स में चला गया, F2 का भी यूज़ करेंगे उसके लिए। यहाँ पर आप डिस्काउंट, अगर आप सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चाहते हैं जो कि मेरा सेल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार दिखा भी दूंगा, इससे भी यस कर लेंगे अगर आप अलग से चाहते हैं तो। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको वाउचर्स में जाके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डिस्काउंट का कॉलम आ रहा है, ये आप लाना चाहते हैं तो वहाँ से ले आएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी से अपनी पार्टी से जो एडवांस लेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि आप वो रिसिप्ट में करते हैं, आपको पता ही होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ कि अगर आप जानते हैं कि जुलाई में आप किसी से एडवांस ले रहे हैं और जुलाई में ही 1 या 2 दिन के अंदर आप उसे माल डिलीवर्ड कर देंगे, तब तो जैसे आप नॉर्मली लेते थे आप ले लीजिए, कोई भारी बात नहीं, और नॉर्मल एंट्री कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आपने HDFC बैंक, मतलब आपने जो एडवांस लिया वो आपके HDFC बैंक में गया, कैश में आपने नहीं लिया, अपने बैंक में लिया है। और मान के चलिए ये लवली से लिया है और
एक एग्जांपल के लिए मैं 3 रुपये ले रहा हूँ और आप यहाँ पर एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से मैं अभी एक्सेप्ट करूँगा नहीं, इस तरीके से आप एंट्री मार सकते हैं। ये नॉर्मल एंट्री हो गई। लेकिन अगर आप अगले महीने उसे माल देने वाले हैं और एडवांस आपने इस महीने ले लिया है, तो उस सिचुएशंस में आप कैसे एंट्री करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे टैक्स को अपने बैलेंस शीट में लाने के लिए, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर मान लीजिए उसी महीने में आपको पता चल जाता है कि कैंसिल हो गया, मतलब उसने कहा कि मतलब मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे आपसे माल नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशंस में आप उस जो एंट्री आपने कर ली उसे रिवर्स कैसे करोगे, या उसने उस महीने नहीं बताया, आपको नेक्स्ट मंथ बताया, तो उस सिचुएशंस में आप उस एंट्री को रिवर्स कैसे करोगे, एडजस्ट कैसे करोगे, ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने मल्टीपल लेजर्स आपको क्रिएट करना बताया उसकी बेनिफिट क्या होती है, एक्चुअल में उसकी बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने और भी वीडियोस में दिखाया हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी एक बार क्लियर जरूर करना चाहता हूँ कि उसकी बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये बेनिफिट है। एक बार मैं आपको डेट ऐसे करके दिखा देता हूँ, 1/7 to 1/7, क्योंकि मैंने बहुत सारी एंट्रीज मारी हुई है इसीलिए ठीक से पूरी एंट्री नहीं आ रही, इसलिए मैं बैक डेट में जाके आपको पूरी एंट्रीज दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मल्टीपल लेजर अगर नहीं होता, सिंगल लेजर होता, तो यहाँ पर सिर्फ CGST, SGST और IGST दिखाई देता और ना इनपुट ना आउटपुट, कुछ समझ में नहीं आता। ये है बेनिफिट सबको अलग अलग छांट के देखने की और समझने की। तो इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल लेजर्स का ही यूज़ करें। उसी तरीके से आप PL में भी देख सकते हैं, परचेज में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सेल में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि मैंने मल्टीपल लेजर्स बार बार सजेस्ट क्यों किया आपको क्रिएट करने के लिए। अब मैं चलूंगा एडवांस रिसिप्ट के लिए, जो आप एडवांस की एंट्री करेंगे। मैंने वो एंट्री भी ऑलरेडी करके रखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 1/7 to 20/7, ये आप देख सकते हो। मैंने यहाँ रिसिप्ट देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ रिसिप्ट, मैंने ये मेरा डेटा है, मैंने इससे पेमेंट ली हुई है। जब भी आप पेमेंट लेंगे पहले तो मैनुअल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पैसे आप किसी से लेंगे कि इतने रुपए मुझे एडवांस दे दो, मैं इतने कम माल दूंगा, तो आप कहीं तो पेपर में उसे बिलिंग बना के रखेंगे कि हाँ भाई इतना अमाउंट हो गया, तुझे मुझे इतना माल देना है, इसके एवज में मैं तुझसे इतने पैसे एडवांस के रूप में ले रहा हूँ। तो उसके बाद ही आप पेमेंट लें तो आपको बेटर रहेगा। तो अब आप जैसे ये रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं, मान के चलिए अभी आपने ये रिसिप्ट वाउचर खोला भी, एंट्री आपने की नहीं है, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं Alt+V भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर, ये जहाँ पर मेरा कर्सर हिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस रिसिप्ट है, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एडवांस रिसिप्ट लिख कर आएगा। अदरवाइज आपकी नॉर्मल एंट्री होगी जो मैंने अभी दिखाई थोड़ी देर पहले। उसके बाद आप अपनी डेट डाल देंगे, जिस मतलब बैंक के थ्रू ले रहे हैं पैसा तो बैंक डालेंगे, अदरवाइज आप कैश ले रहे हैं तो कैश भी। और कैश मैंने बता दिया कि कैश आपको अभी जैसा कि चल रहा है टाइम, तो इस समय किसी भी व्यक्ति को 10,000 कोई व्यक्ति से ऊपर कोई भी चीज़ बिजनेस में खर्च करता है या परचेज करता है तो ये सब उसकी मानी नहीं जाएगी, ये वैलिड नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि बैंक के ट्रांजैक्शंस में ही आप लोग जो भी वर्क करें, 10,000 से ऊपर कोई किसी को नगद में नहीं दे सकता है। अभी लॉ स्ट्रिक्ट चल रहा है, जो कि पहले अभी इससे पहले 20,000 रुपये था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जैसे HDFC बैंक है, यहाँ पर मैंने ये डेटा ले लिया जिससे मैंने मतलब पेमेंट ली है। यहाँ पर मैं आइटम, ये जो आइटम मैं उसे आइटम दूंगा क्या, तो ये तो मैंने एक पेपर में मैंने बता दिया कि पहले आप पेपर में आप अपना रफली कर लीजिए कि क्या आपको देना है, कितने रुपए लगाओगे आप, क्या कितनी प्रॉफिट वगैरह लोगे, तब उसके बाद टोटल अमाउंट आप डालना। तो मान के चलो आपने पेपर में डाल दिया कि आपको बिपकॉक 1,000 रुपये की देनी है, मतलब विथ टैक्स। तो आप यहाँ जैसे 1,000 लोगे, मतलब उससे आपने उसी हिसाब से पैसे लिए एडवांस में, आप यहाँ पर 1,000 डालोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देख सकते हैं आप 14%, क्योंकि 14% का आइटम है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उसमें से छांट लेगा कि मतलब 140 रुपये CGST हो गया, स्टेट टैक्स हो गया 140 रुपये, बाकी रुपए के आइटम हो गए। उसी तरीके से आप अदर आइटम भी अगर आपकी, तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, वो अलग रेट की है। अगर सेम रेट के तो कोई बात नहीं, तब आप वो सेम रेट वाली भी आइटम डाल सकते हैं। और अगर एक ही आइटम है तो उस सिचुएशन में आप क्या नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ऊपर में आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आइटम्स में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, वो सेलेक्ट करते हुए आगे इंटर कर लेंगे। मुझे फिलहाल उसे 2 आइटम्स देनी थी इसलिए मैंने 2 कर लिया।
और इसके बाद यहाँ पर ये एडवांस है मेरा एडवांस रिसीव किया हुआ है मैंने उससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बैंक की डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर मैंने एसबीआई बैंक चुना हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले नॉट एप्लीकेबल आएगा, तो 1 मिनट के लिए मैं मिटाता हूँ। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने अपना एरो जो कीबोर्ड का हिलाया तो यहाँ ये लिस्ट ऑफ बैंक्स खुल गया। तो ये जो स्पेसिफाई बैंक नेम है, जब ये एसबीआई बैंक मैंने लिखा है, अगर आप स्पेसिफाई बैंक नेम में जाएंगे तो इस तरीके से आपसे बैंक नेम पूछेगा। जब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तब वहाँ लिख कर आएगा। फिलहाल मैं एसबीआई वापस से चुन लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने एक और एंट्री की हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर मिस्टेक से क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एंट्री समझाने के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डेटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एडवांस तो आप डेटर से लेंगे, क्रेडिटर से एडवांस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर इस तरीके से आप, और ये मैंने आईजीएसटी की, मतलब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता था कि अगर आप आईजीएसटी में, मतलब कि आप अगर किसी अदर स्टेट के डेटर से एडवांस ले रहे हैं तो तब किस तरीके से आप एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड, यहाँ पर आपको कुछ खुद नहीं करना, अमाउंट आपको डालना है। और इसको टैली को मालूम है, क्योंकि आपने एक बार मेंशन कर दिया तो टैली को पता चल जाता है कि इंटीग्रेटेड है या लोकल है, क्योंकि वहाँ पर जब आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं उसकी बेनिफिट यही है। इस तरीके से आप इसकी भी एंट्री कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको उसी, जैसे आपने अपनी एंट्रीज की एडवांस ले लिया, नॉर्मल के लिए तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल के लिए नॉर्मल एंट्री होगी, लेकिन आपको मालूम है कि मैं अगले महीने माल दे रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद ही पता चलता है कि नहीं भाई, मैं आपसे माल लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उस सिचुएशंस में आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, पहले आप वो देख लें कि ये एंट्री मारने के बाद जो आप एडवांस लेते हैं, इसकी एंट्री मारते हैं, तो इससे आप देखेंगे कहाँ। ये जो स्टेटस रिपोर्ट है इसके जीएसटी में चले जाएंगे आप। यहाँ पर जीएसटीआर 1 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप, मेरा डेट आगे बढ़ा हुआ है इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस, मैंने मतलब इतने रुपए लिए हुए हैं यूवी इंटरप्राइजेस से, उसका अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वहाँ एंट्री में शायद कुछ चेंज कर दिया है, इसी कारण दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक बार उसे भी ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स दिखाई देगा, मेरी कुछ मिस्टेक होगी जिसके कारण नहीं दिखाई दे रहा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे मैंने B2B के लिए सेल करूंगा तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, B2C के लिए मतलब मैं अगर कंज्यूमर को दूंगा तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। भले मैं जीएसटी इनवॉइस का जो मैंने वाउचर बनाया उसी में करूँ दोनों के लिए, लेकिन ये आपको अलग अलग यहाँ पर इस तरीके से छांट लेता है। ये लार्ज इनवॉइस मतलब क्या है कि 2.5 लाख से ऊपर, अगर मैं जैसे मान के चलिए अदर स्टेट का कोई पर्सन आया, कंज्यूमर है, मुझसे 2.5 लाख या उससे ऊपर का माल ले जाता है और अगर उसकी उतने रुपए की बिलिंग होती है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। और आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो जो आप स्मॉल इनवाइस बनेंगे यानी कि B2C की, तो इसमें आपको जो टोटल अमाउंट पूरे महीने में आप सेल करेंगे वो डालना है। और B2B में आपको मतलब एक एक बिलिंग वाइज आपको रिटर्न में फाइल करनी है। उसी तरीके से अगर आप बड़े कंज्यूमर यानी कि 2.5 लाख या उससे ऊपर वाले कंज्यूमर को डील करते हैं, उसकी इनवाइस बनाते हैं, तो उससे भी आपको बाई डिटेल मतलब पूरी इनवाइस वाइज आपको वहाँ पर देना है। ये नहीं कि आप पूरा टोटल अमाउंट देंगे रिटर्न में। और यहाँ पर मैं आपको ये भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये जैसे टोटल नंबर्स ऑफ वाउचर्स 16 मतलब मैंने 16 एंट्रीज मारी हुई हैं, जिसमें से अगर आपका यहाँ पर मिस्टेक होता, कुछ भी किसी तरह की मिस्टेक आपके 3 नंबर डालने में, चाहे आप पार्टी के 3 नंबर डालने में मिस्टेक करें या कुछ भी करें, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसमें इनकम्प्लीट मिसमैच वाले में यहाँ पर आपको 0 है, यानी कि अभी तक आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। और ये जो नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न है, मतलब कि
ये GSTR1 सेल के लिए होता है, GSTR2 परचेज के लिए होता है। तो आपको सेल के लिए जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ पर देखेंगे, इंक्लूड इन रिटर्न्स में देख सकते हैं आप। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर कैश का भी एंट्री किया हुआ है, मतलब मैंने ये कंज्यूमर को डील किया। मैंने, हो सकता है आपको डिस्प्ले में ये नहीं दिखाया हो, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी लोकल सेल है और मैंने कैश में की हुई है, कंज्यूमर को दिया है, मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर आप मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट में क्रेडिट, एडवांस जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब आप कैश में करेंगे तो यहाँ पर आप स्टेट जरूर सेलेक्ट कर लें, और कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर को देना तो कंज्यूमर जरूर सेलेक्ट कर लें। बाकी उसके बाद आप इस तरीके से आप एंट्री मार सकते हैं, तभी आपकी मतलब परफेक्टली रिटर्न दिखाई देगी। एडवांस के लिए देखिए मेरा एक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जरूर मेरी कोई मिस्टेक हुई जिसके कारण मेरा दूसरा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। मैं वो भी देख लूंगा बाद में। और ये नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न्स, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी एंट्रीज वो हैं जो कि इससे कोई मतलब नहीं है, सेल परचेज से कोई मतलब नहीं है, रिसिप्ट किए हैं, पेमेंट किए, जर्नल एंट्रीज वगैरह हैं। और ये मेरी है परचेज की, तो परचेज की यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो उसमें आपको नहीं दिखाई देगी। एक मिनट में आपको एक चीज और क्लियर खाली कर दूं पहले। यहाँ पर ये जैसा पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट आपको नहीं करने आती, मतलब कि पेमेंट की एंट्रीज वगैरह नहीं मारने आती, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने बैंक से इसे पेमेंट की, वाटर टैक्स सब जिससे आपने माल परचेज किया था, उसके बाद ये अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि आपने मतलब जब आपने माल परचेज किया और अपने फर्स्ट टाइम एंट्री की परचेज में, तो आपका वो न्यू रेफरेंस था। अभी आप पेमेंट करें तो किसके एवज में पेमेंट करें, तो क्योंकि ये मेंटेन बिल वाइज बिल है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा न्यू रेफरेंस है या अगेंस्ट रेफरेंस है। तो आप न्यू रेफरेंस में करें या एडवांस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस था इसीलिए मेरा ये है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अगेंस्ट रेफरेंस में कौन से बिल के एवज में आप उसे पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी चेक डिटेल्स वगैरह, बैंक की डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हो। GSTR2 में मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसमें क्या है कि यहाँ पर मैं एक बार पहले डेट सही कर लूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी 16 मेरी एंट्रीज हैं, जिसमें से मेरा इनकम्प्लीट मिसमैच 0 है। उसके बाद मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट रिलीवेंट मेरा 13 है, यानी कि अब इसमें जो ये है सेल्स की सारी एंट्री इसके अंदर है। और उसी तरीके से जो फालतू की एंट्री है, जो परचेज रिसिप्ट वगैरह की है, वो इसके अंदर है। परचेज की एंट्री अब यहाँ पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये परचेज के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर परचेज की एंट्री दिखाई देगी। और अगर आपको इस सब चीज़ का प्रिंट करना है तो Alt+P से आप प्रिंट कर सकते हैं, और उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप किसी एंट्री के अंदर भी जाके प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आप HSN कोड, इस सब की भी समरीज वगैरह क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप जब एडवांस का रिसिप्ट का वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, आपने एडवांस किसी से लिया, लेकिन उसका आपके बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब बैलेंस शीट में जो आपकी यहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटीज है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस पर इफेक्ट डालने के लिए कि मतलब आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर इफेक्ट डालना चाहते हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी या गवर्नमेंट को पेड करने की मतलब आउटपुट आपका बन गया है, क्योंकि अब टैक्स एडवांस में अगर आप किसी से पैसा ले लेते हैं तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट को उतना, मतलब जिस माल के एवज में, जिसके एवज में आपने वो एडवांस लिया है, उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट को देने की लाइबिलिटी बन जाती है। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे आप, ताकि वो आपकी बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखाई दे, तो वो एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप एंट्री करेंगे, जर्नल में चले जाएंगे। जर्नल में जाके आप चाहें तो उसी दिन एंट्री मार सकते हैं, अदरवाइज आप महीने के अंत में भी एंट्री मार सकते हैं, इससे कोई फैक्टर नहीं है। आप यहाँ पर अगर आप उसी समय एंट्री मारते हैं तो आपसे मिस्टेक्स बहुत कम होंगी, आपकी मतलब रोज की एंट्रीज होती चली जाएगी। अदरवाइज आप महीने के अंत में करेंगे तो आपके ऊपर बहुत बर्डन भी पड़ेगी और आपसे हो सकता है मिस्टेक्स भी हो जाए एंट्री वगैरह मारने में। उसके बाद आप यहाँ पर Alt+J का यूज करेंगे एंट्री मारने से पहले, तो इस तरीके से आप GST चुन लेंगे। यहाँ पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से ये वाला। उसके बाद ये ऑन अकाउंट्स ऑफ एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर टैक्स ऑन एडवांस जो कि मैंने बताया था कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए पहले तो आपको जहाँ पर आपने ये रिसिप्ट किया है पेमेंट, वहाँ पर आप जो मैंने दिखाया कि जो भी आपका टोटल अमाउंट बना, तो जितना CGST बना और SGST बना, उसी तरीके से मैंने एक दिखाया था कि मैंने आउटसाइड स्टेट को बेचने के लिए, जिसमें मैंने मिस्टेक की थी, क्रेडिटर को ही ले लिया था। तो आउटसाइड स्टेट अगर आप बेचना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में IGST बनेगी। तो वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से बनेगा। तो वहाँ पर जो टैक्स है, चाहे वो IGST का हो, CGST का हो या SGST का हो, वो आप किसी पेपर में लिख लेंगे, ताकि आपको जब यहाँ पे एंट्री मारे तो टैक्स ऑन एडवांस में वो अमाउंट टोटल आप डालेंगे, जितनी टोटल अमाउंट होगी एक दिन की, या अगर पूरे महीने की आप कर रहे हैं तो पूरे महीने की आप लिख लेंगे टोटल अमाउंट, मतलब जितनी टैक्स की आपके एडवांस की एंट्री बन रही है वो आप पूरी यहाँ पर लिख लेंगे एक पेपर में। उसके बाद यहाँ पर आप टैक्स ऑन एडवांस में डाल देंगे। उसके बाद जो जिसकी थी, मतलब IGST 18% का जितना अमाउंट था, अगर एक बिलिंग की मतलब एक एडवांस किया, उसके बाद आपने तुरंत एडजस्टमेंट एंट्री मारी, तब तो वो एक ही होगा, मतलब एक ही बार होगा। मतलब जैसे अगर 180 रुपये तो एक बार 180 रुपये होंगे। लेकिन अगर वो आपने पूरे महीने की मारी है तो वहाँ पर जितने IGST 18% के आपके अमाउंट्स बनेंगे, सारे को आप जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसे आप एक पेपर में लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देंगे, CGST का इस तरीके से मेंशन कर देंगे, SGST का इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ये एंट्रीज होने के बाद आपकी जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं बैलेंस शीट में, वहां पर ये आपको दिखाई देने लगेगा कि आपकी लाइबिलिटी बन रही है गवर्नमेंट को पेड करने की। मैं दिखा भी देता हूं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक साथ कर देता हूं, 20/7। पहले ये मेरा जो आउटपुट था 600 रुपये था, लेकिन अब ये मेरा 1100 रुपये हुआ है, क्योंकि मैंने वो देख सकते हैं टैक्स ऑन एडजस्टमेंट की यहाँ पर 185 की एंट्री आपको दिखाई दे रही है। अदरवाइज आपको ये एंट्री दिखाई नहीं देती, तो आपको पता नहीं चलता कि मुझे कितना टैक्स पेड करना है। वहाँ GSTR1 में आपको दिखाई दे रही थी कि हाँ इतना टैक्स ऑन लाइबिलिटीज है, लेकिन आपके बैलेंस शीट में ये शो नहीं करी थी। तो बैलेंस शीट में शो करने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको उसी वक्त कोई बोल देता है, मतलब उसी महीने में किसी भी टाइम आपको कोई बोल देता है कि नहीं अब मुझे आपसे माल नहीं लेना है, अब आप मुझे पैसे वापस कर दो, तो आप क्या करोगे, कैसे इंक्रीज करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप चले जाओगे यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट्स में, यहाँ पर GSTR1 में चले जाओगे आप, इंक्लूड जो इन रिटर्न्स हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरा डेट के कारण ठीक से आ नहीं रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी मेरी वो जो एंट्री नहीं आ रही, एक की जो मेरी मिस्टेक चली, वो मैं आपको बाद में सॉर्ट आउट कर दूंगा। वो मेरी एंट्री मारने में दिक्कत होगी, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से एंट्री मारनी। हो सकता है उसमें मुझसे कहीं पर कोई मिस्टेक हुई जिसके कारण वो आ नहीं रही है। ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको करना क्या है, Alt+X, आप देख सकते हैं एक्सक्लूड दिस वाउचर। अगर मैं इसे यस कर दूं, एक्सक्लूड दिस वाउचर, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, मैं फिलहाल अभी कर नहीं रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि किस तरीके से आपको करना है। मैं करूँ क्योंकि इसके बाद मुझे एक और चीज़ समझाने, तो फिर मुझे दोबारा एंट्री मारनी पड़ती। तो वहाँ से आप एक्सक्लूड करने के लिए यस कर देंगे। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। अब सेकेंड आपको काम क्या करना है, आपको वाउचर्स में जाना है या डिस्प्ले में भी जाके आप कर सकते हैं। आप एक बार वाउचर्स में चले जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जर्नल में आप चले जाइए। अब मान के चलिए आपको उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर रिवर्स एंट्री करेंगे, और उसी महीने में अगर उसने कहा है तो रिवर्स एंट्री करेंगे। आप क्या करेंगे, आप आउटपुट लेंगे 14%, उसी तरीके से फिर आउटपुट, मैं आपको एक बार उसी एंट्री की तरफ ले चलता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये आपने फर्स्ट में एंट्री की थी। अब आपको मैंने बताया कि अगर उसी महीने में उसने कह दिया कि नहीं अब भैया मुझे माल नहीं चाहिए, अब पैसे वापस करो, तो आप अब एंट्री में सबसे पहले मैंने बताया GSTR1 में जाके आप वहाँ पर जाके उससे एक्सक्लूड करने के लिए Alt+X प्रेस करोगे, तो एक्सक्लूड कर दोगे वहाँ से यस करके। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे, मतलब जर्नल में आप चले जाओगे। जर्नल में जाने के बाद इसमें नहीं आओगे, जर्नल में जाने के बाद आप वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर Alt+J प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वहाँ नॉर्मल जर्नल रहेगा, वहाँ यूज्ड फॉर वाला ये ऑप्शन नहीं आएगा जो आपका ये आपने लाया था Alt+J से। वहाँ पर आपको नॉर्मल जर्नल में जाना है, और ये जो आपने
ये एंट्री की ना उल्टा देनी है आपको। एंट्री उल्टा देने का मतलब ये आउटपुट आईजीएसटी ऊपर चला जाएगा और उतना ही अमाउंट जो आपने सामने लिखा है वो उसके सामने लिख दोगे। आउटपुट सीजीएसटी भी ऊपर चला जाएगा 14%, 185 रुपये जो उसके सामने लिखे हैं वही लिखोगे। आउटपुट सीजीएसटी ऊपर चला जाएगा मतलब बाई मोड में वो सब चले जाएंगे। और 2 में आपका आ जाएगा टैक्स ऑन एडवांस और जो आपने अमाउंट यहाँ डाला है वो आप डाल दोगे। ठीक, तो ये एंट्री आप पास कर दोगे तो आपकी जो बैलेंस शीट में ये जो वहाँ पर जुड़ गई थी ये वहाँ से माइनस हो जाएंगी। और आपकी वो जो जीएसटीआर में जो आपको नीचे में टैक्स ऑन लाइबिलिटीज़ वगैरह करके दिखाई दे रहा था, तो वो जब आप वहाँ से एक्सक्लूड करोगे, जो मैंने अभी दिखाया कि वहाँ Alt+X से एक्सक्लूड कर दो, वो जैसे एक्सक्लूड करोगे तो जो नीचे में लाइबिलिटी दिखा रही थी दे रही थी वो गायब हो जाएगी वहाँ से। ये एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट से आपकी वो गायब हो जाएगी जो आपकी जुड़ी थी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपकी जो लाइबिलिटी जुड़ी थी। इसके बाद अब थर्ड ऑप्शन आपके पास बचता है कि पेमेंट करने का, कि अब ये तो आपने अपने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी कि आपके टैली में जहाँ जहाँ आपने उस चीज़ को मेंशन किया था उसे हटा दिया। अब आपने उसे पैसे तो वापस नहीं किए, अब उसे पैसे वापस करने के लिए वाउचर में जाओगे, पेमेंट में जाओगे। आप अगर बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो बैंक के थ्रू में उस डेट जिस डेट को आप करना चाहते हो वो डेट चुन लो, एचडीएफसी बैंक कर लो। उसके बाद मान के चलो यूवी इंटरप्राइजेज है, ये आप सेलेक्ट कर लो। 1000 अपने से एडवांस लिए थे, 1000 यहाँ पर आप डाल दो। उसके बाद एंट्री एक्सेप्ट कर दो, यानी कि आपको जब उसी महीने में पता चल जाए कि हाँ भैया अब मैं माल नहीं लूँगा, तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ 3 एंट्री पास करनी है, मतलब 3 काम करने हैं। पहला आपको जाके वहाँ एक्सक्लूड करना है जीएसटीआर 1 में। वो एक्सक्लूड करने से आपकी वहाँ जो आपको टैक्स लाइबिलिटी आपको दिखाई दे रही थी नीचे में जो मैंने दिखाई थी थोड़ी देर पहले, वो वहाँ से गायब हो जाएगी। बैलेंस शीट में जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री की थी ताकि वो जुड़े, उसे माइनस करने के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री फिर से जर्नल में जाके करनी होगी, यानी कि उस एंट्री को सिर्फ घुमा देना है, रिवर्स कर देना है। और उसके बाद अब उसे पेमेंट वापस करनी है तो यहाँ पर ये एंट्री करनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि रिटर्न फाइल करने से, यानी कि 10 अगस्त को अगर मान लो आपको रिटर्न फाइल करना है और उससे 2-4 दिन पहले ये बात बोल देता है, अगर वो रिटर्न फाइल करने के बाद बोलता है तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंट्री वैसे ही आप रिवर्स करोगे। लेकिन आप तो टैक्स ऑलरेडी पेड कर चुके हो गवर्नमेंट को, अब वहाँ से आप रिफंड लो या अपने एडजस्टमेंट कराओ अगले अपने जो भी सेल्स वगैरह में। लेकिन अगर वो आपको पहले बोलता है रिटर्न फाइल करने से पहले, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरीके से करोगे। आप फिर डिस्प्ले में चले जाओगे, वही प्रोसेस सेम रिपीट करोगे। यहाँ पर पहले मैं फिर वापस से एक साथ कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये जो टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाएगा, मैं वही बता रहा था। यहाँ पर ये एडवांस रिसिप्ट है, इसे फिर एक्सक्लूड करोगे। अगर वो नेक्स्ट मंथ बताता है रिटर्न फाइल करने से पहले, ये आप एक्सक्लूड करोगे। चाहे रिटर्न फाइल करने के बाद भी बताए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सक्लूड करोगे वही Alt+X का उपयोग करके। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यस करोगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा और आपका ये जो नीचे में टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस है ये भी हट जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट की एंट्री भी सेम रहेगी। जो आप पेमेंट के लिए मैंने अभी बताया कि उसे पेमेंट करोगे वो भी एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ जर्नल में आपका इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से चेंज होगा। डिस्प्ले में ही मैं जाके दिखाता हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर Alt+J का फिर से आप उपयोग करोगे और जिस डेट को आप कर रहे हो उस वो डेट आप डाल दोगे। Alt+J किया। यहाँ पर जो इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी थी ना, इसको अब आपको नहीं चुनना है, अब आपको डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी चुननी है जब आप नेक्स्ट मंथ में इसे रिवर्स करना चाहते हो इस एंट्री को। तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना। मैं सिर्फ एंट्री एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बाकी मैं सारे प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ एडवांस पेमेंट, ये आपको कर लेना है। मतलब इसमें सिर्फ आपको जब आप नेक्स्ट मंथ आपको पता चलता है कि हाँ अब मुझसे वो माल नहीं लेगा, मुझे एंट्री रिवर्स करनी है, मुझे एंट्रीज डिलीट करनी है, तो पेमेंट के लिए जो मैंने सेम प्रोसेस है वहाँ पर उसे एक्सक्लूड करने का भी सेम प्रोसेस है। सिर्फ जर्नल में जाके आपको इस एंट्री के अंदर जाके आपको नहीं करना है, जो आपने एंट्री मारी थी आपको अलग से जर्नल के अंदर जाके करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार एंट्रीज वगैरह नहीं करनी पड़े, मुझे कहीं लिखना नहीं पड़े, इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो अलग से जर्नल में जाके करेंगे, इसी एंट्री के ऊपर दोबारा नहीं दोहराएंगे जो आपने एंट्री शुरू में मारी थी इंक्रीज करने की। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट ये 2 चीज़ें करने के बाद आपको उल्टा कर देना है। जो कि मैंने अब बताया था कि अगर आप अपने जिस महीने में आपने पैसे लिए उसी महीने में अगर वो मान लीजिए कि बोलता है कि नहीं भैया अब आपसे माल नहीं चाहिए, तो
वहाँ पर जो मैंने बताया था कि आप एंट्री खाली घुमा दोगे, मतलब जो टू में है वो बाय में हो जाएगा और जो बाय में है वो टू में हो जाएगा। सब कुछ सेम नेक्स्ट मंथ में भी रहेगा, खाली आपको एल प्लस जे से डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट कर देना, और बाकी वो जो 2 एंट्री मैंने बताई थी वो करना है। तो इस तरीके से आप इस एडवांस जो आप लोगे इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री कर लोगे। इस तरीके से आप अगर नहीं मान लेता है तो आप उसकी जो रिवर्स एंट्री ये भी पास कर लोगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स आगे बताऊंगा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस करते हैं, उस सिचुएशन में टैक्स इनवाइस कट करने की आपकी ड्यूटी है, और उसके बाद उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पेड करने की आपकी ड्यूटी है। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसकी मैं एंट्रीज बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट एंट्री जो भी आपकी टैक्स की होगी और टैक्स पेड करने की। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूं, डिस्प्ले में एक साथ चुन लेता हूं मैं। यहाँ पर ये रिसिप्ट है। आपको जब आप रिसिप्ट किसी से भी लेंगे उस समय आपको करना क्या है, एल प्लस पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू करना है, ठीक है, और यहाँ पर नो करते हुए इसे यस कर देना है। ये आपको उसे देनी होगी और आपको उस जिससे आपने पेमेंट ली एडवांस में उसे आपको देनी होगी और साइन वगैरह करवा लेनी होगी। इस तरीके से आपको देनी होगी फ्रेंड्स। तो ये आप जब लें किसी से तो आप उसे इस तरीके से प्रिंट करके देंगे। अब फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि अब मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करूंगा, तो उसके लिए मैंने लेजर्स क्रिएट नहीं किए थे, वो मैं लेजर्स क्रिएट कर लेता हूं। वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने अभी वीडियो बीच में पॉज की थी ताकि टाइम नहीं लगे, मैंने कर लिया क्रिएट। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने पहले एक पार्टी बना ली, मान के चलिए ये मेरे क्रेडिटर हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अदर स्टेट से भी मान लीजिए परचेस करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो उसका बस सिर्फ स्टेट यहाँ पर चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेना और इस तरीके से एंट्री एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके अलावा जैसे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पर मैंने ये कॉमन लेजर यूज़ किया है। यहाँ पर आप अलग अलग लेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एट द रेट ऑफ 18% या 28%, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए कॉमन लेजर यूज़ किया। अगर आपको अलग अलग लेजर्स यूज़ करना है तो जैसे कि मैंने और सब लेजर्स क्रिएट किए थे वैसे आप क्रिएट करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये परचेज लिया, यहाँ पर ये यस किया क्योंकि मैंने कॉमन लेजर लिया। अगर मैंने अलग अलग लेजर्स लिए होते तब मुझे ये लेने की जरूरत नहीं थी, मतलब मैंने अगर मल्टीपल लेजर्स क्रिएट किए होते और अगर तब भी मैं क्रिएट करता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मैं अपने स्टेट से परचेस कर रहा हूँ, मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो मैं ये चुनूंगा परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। अदरवाइज अगर मैं अदर स्टेट से परचेस करता अनरजिस्टर्ड डीलर से तो मैं ये सेलेक्ट करता इंटर स्टेट परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। एग्जेम्प्टेड करता प्रोडक्ट तो मैं ये सेलेक्ट करता, फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ। इसी तरह इसमें भी अगर एग्जेम्प्टेड करता तो ये करता और यहाँ पर 18% डाल दिया क्योंकि ये जो मैं उससे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो 18% मतलब टैक्स रेट का आइटम है। उसके बाद मैंने इसकी एंट्री क्या की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं, यही था। आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि वो तो आपको बिल देगा नहीं, वो तो आपको सामान देगा, आपको उसके जगह पे टैक्स पेड करना और बिल मतलब अपना काट लेना है। तो उसके लिए क्या है कि मैंने परचेज में गया, मैंने उसका नाम दे दिया और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर उसमें सेलेक्ट कर लिया और आइटम नेम। इसमें आपको टैक्स नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसने तो आपको बिल तो दिया नहीं और नहीं कोई टैक्स वगैरह चार्ज किया है। तो आपने जैसे ही एंट्री मारी ये ऑटोमेटिक अंदर में टैक्स शो होता है। तो उसके लिए आपको Alt+A प्रेस करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नीचे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 36 रुपीज़, आपको मतलब 200 रुपये का आइटम खरीदा है, 36 रुपीज़ टैक्स है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ डिटेल में क्लिक कर दीजिए। सेंट्रल टैक्स 9% 18 रुपये करके इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये एंट्री मारने के बाद अब आपको एक और एंट्री मारनी है। अगर आपको इस चीज़ को बैलेंस शीट में शो करना है क्योंकि आपको अब लाइबिलिटी अपनी बढ़ानी है बैलेंस शीट में, और GSTR 2 में भी जहां पर आपको परचेज दिखाई देगा वहां पर भी आपको अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है, ताकि आपको अगर लाइबिलिटी आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कितने टैक्स पेड करने गवर्नमेंट को। तो इस सिचुएशन के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप जर्नल में जाएंगे। जर्नल में जाने के बाद Alt+J प्रेस करेंगे और डेट अपनी जो आप जिस डेट में करना चाहें एंट्री वो डेट डाल दें। उसके बाद इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे परचेज अंडर फ्रॉम रिजर्व चार्ज, रिवर्स चार्ज। उसके बाद आप यहाँ पर टैक्स ऑन एडवांस जो आप सेलेक्ट करते थे इससे पहले एडवांस रिसिप्ट में वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 36 रुपीज़ आपने वहाँ देख लिया था और किस तरीके से था, 18 रुपये CGST, 18 रुपये SGST, तो आप टोटल 36 रुपीज़ उसमें डाल देंगे और उसके बाद ये आउटपुट में CGST 18 रुपीज़ और SGST 18 रुपीज़ करके इस तरीके से एंट्री कर देंगे। तो अब ये आपका बैलेंस शीट में शो करेगा और आपको GSTR 2 में भी आपको शो करेगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से शो करेगा। मैं यहाँ पर फिर से डेट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप सही से देखना चाहते हैं तो Alt+V प्रेस कीजिए, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको परफेक्टली दिखाई दे रहा है। रिवर्स चार्ज सप्लाई 36 रुपीज़, इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्या आपका है। अब रही बात कि मैं अब आपको इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा कि जिसमें मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि आपने मतलब ये एंट्रीज की और उसके बाद डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट को मतलब महीना का अंत खत्म हुआ, मतलब महीना खत्म हुआ उसके बाद आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट कर दी जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी। और कई लोग करते क्या है कि पहले अपनी मतलब देखना चाहते हैं कि मेरी लाइबिलिटी बनती कितनी है, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो वो मैं इसके बाद आपको समझा दूंगा कि एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको ये पेमेंट का प्रोसीड्योर समझा दूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री समझा दूंगा, फिर उसके बाद भी पेमेंट का प्रोसीड्योर समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट का प्रोसीड्योर समझा रहा हूँ कि आप अगर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते हैं तो डायरेक्ट अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट की जो टैक्स आपके ऊपर बन रही है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले बैलेंस शीट में चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी टैक्स बन कितनी रही है। तो आप यहाँ पर 1/7/20/7 करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो टैक्स की पेमेंट एडजस्टमेंट की एंट्री कर रखी है इसीलिए यहाँ पर कम दिखाई दे रहा था। आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट दिखा रहा है 1215 रुपये और ये दिखा रहा है आपका 532 रुपये। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर ये अमाउंट्स कहीं पर पेज में लिख ले तो आपको एंट्री मारने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज आप ऐसे भी मार सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट कितना दे रहा है। मैं अभी आपको एंट्री मार के नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल मैं सिर्फ आपको उसका प्रोसेस समझा दूंगा। भले अमाउंट मेरा 19-20 हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा दूंगा कि किस तरीके से आप एंट्री करेंगे। आप बाकी अपना परफेक्टली देख के एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वाउचर में जाके पेमेंट में जाना होगा, पेमेंट वाउचर में जाना होगा। उसके बाद आपको Alt+S प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से GST आ गया और उसके बाद आप ये 1 जुलाई से 30 जुलाई का आप कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जून लिखा हुआ है, 1 जुलाई में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 31 जुलाई में कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको रिसिपिएंट लाइबिलिटी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जिस डेट को आप गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे ये तो आप नेक्स्ट मंथ में करेंगे, पहले तो करेंगे नहीं। इसीलिए अगर आप 1 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त जो भी आपकी डेट हो, क्योंकि टैक्स पेड करने की या GSTR 3 भरने की डेट 20 अगस्त है, मान के चलिए अगर जुलाई का रिटर्न फाइल करना है तो 20 अगस्त तक आपको GSTR 3 फिल कर देना, उसके बाद उस हिसाब से आपको टैक्स पेड कर देनी है। तो अगर मैं 20 अगस्त भी ले सकता हूँ, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 20 जुलाई ले लेता हूँ। आप HDFC बैंक के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़्यादातर जो आप पेमेंट करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं, कुछ लोग कैश के थ्रू भी करते हैं। अगर छोटी मोटी पेमेंट होती है तो आप कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी हो, जैसे मान के चलिए आउटपुट IGST है अगर बन रही है, वहाँ पर आप देख लेंगे बैलेंस शीट में कि कितनी बन रही है, उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप जैसे मैंने वहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पहले से करके रखी हुई है, जो मैंने बताया कि कई लोग करते क्या हैं कि जैसे 31 जुलाई हुई उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी ताकि उन्हें ये पता रहे कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन कितनी रही है, ताकि वो तुरंत पेमेंट में जाके बस उतनी पेमेंट कर दें। और कई लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट एंट्री करते हैं, तो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री की इसीलिए यहाँ पर ठीक से फिगर शो नहीं करेगा। अदरवाइज या तो आप कहीं कॉपी या किसी पेज में नोट डाउन कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर अगर जैसे आउटपुट डालेंगे तो जितनी लाइबिलिटी बन रही होगी वो अपने आप यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। जैसे कि यहाँ पर 185 दिखा रहा है, ये फॉल्स फिगर है क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट एंट्री करके रखी है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते पेमेंट में जाके तो आपको यहाँ पर परफेक्ट फिगर दिखाई देता कि 185 रुपये करने आपको आउटपुट में, मतलब गवर्नमेंट को पेड करने, उतना ही आप अमाउंट डाल देते। उसी तरह फिर आउटपुट आप अदर सेलेक्ट करते, जैसे कि मैंने 14% किया, उसके बाद आउटपुट 9% करते, आउटपुट 18% IGST करते, उसी तरीके से आउटपुट आप
CGST SGST जो भी आपका सब इस तरीके से करते, उसके सामने वो अमाउंट लिखते, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर देते, तो आपकी ये पेमेंट हो जाती, मतलब एंट्री पेमेंट हो जाती। बाकी आपको जाके पेमेंट तो खुद से करनी पड़ती है, पेमेंट की एंट्री आपकी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ कि CGST कि क्रेडिट मतलब जो एडजस्टमेंट होता है, CGST का एडजस्टमेंट आप IGST और CGST से कर सकते हैं, लेकिन SGST से नहीं कर सकते। ना ही SGST का CGST से होगा और ना ही CGST का SGST से होगा। CGST का IGST से हो सकता है, CGST से हो सकता है, SGST का SGST से हो सकता है और IGST से हो सकता है, और IGST का CGST और SGST दोनों से हो सकता है। इवन अपने आप IGST से भी उसका एडजस्टमेंट हो सकता है। आप बस छोटी सी बात याद रखिए कि CGST SGST से एडजस्ट नहीं हो सकती और SGST CGST से एडजस्ट नहीं हो सकती, बाकी एक दूसरे से सब एडजस्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट अगर पेमेंट की एंट्री मारना चाहते हैं, यानी कि अपने पेमेंट जमा कर जो डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री मारना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मारेंगे। आप पेमेंट में जाएंगे, Alt+S प्रेस करेंगे, GST चुनेंगे, रिसिपिएंट लाइबिलिटी चुनेंगे, उसके बाद अपनी बैंक सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट को आप पेमेंट करें वो डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आउटपुट है वो आपका यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जैसे आप आउटपुट CGST SGST जो भी सेलेक्ट करते जाएंगे, वो उसके बगल में अमाउंट दिखाई देने लगेगा आपका, वो आप इसमें डालते चले जाएंगे। उसके बाद आप उस तरीके से एंट्री कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा कि आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे टैली में। फ्रेंड्स, मैं एडजस्टमेंट एंट्री जो टैक्स की थी वो करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कई लोग हैं जो पूछते हैं कि हम जो इनवॉइस करेंगे, मतलब जो सेल इनवॉइस प्रिंट करेंगे, उसमें जैसे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ओरिजिनल फॉर बायर्स ये सब कैसे ला सकते हैं। कई लोग जो न्यू टैली यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ नहीं आती है, तो वो भी मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे टैली में कैसे एंट्री करनी है। इसीलिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। मैंने इसे पार्ट वाइज कट नहीं किया है कि मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनाई है, ताकि आप एक वीडियो देखें और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एक बार वो भी दिखाई देता हूँ। आपको प्रिंट प्रीव्यू तो मैंने बता ही दिया था। उसके लिए अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहते हो, ये जो दिख रहे हैं सेलेक्ट प्रिंटर, आपके पास अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रिंटर हैं या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट नहीं होता है, तो वो आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप करेंगे, अपनी तार अटैच कर देंगे प्रिंटर की, तो आप यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पर शो करेगा, जो प्रिंट आपको जिसमें प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपीज़ में यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑल रहेगा, ऑल कर देंगे तो आपके डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब ये जो है ओरिजिनल डुप्लीकेट इस सब में प्रिंट आउट होगा। लेकिन अगर आप मतलब अलग अलग करके करना चाहते हैं तो आप यह 1 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप चुन लेंगे जिसमें आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे स्टॉक्स वगैरह हैं, स्टॉक है, कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक वगैरह कैसे हम लोग अपना निकालें। तो कई लोग प्रिंट डायरेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग एक्सपोर्ट करके रखते हैं अपने पास। तो एक्सपोर्ट यहाँ से इस तरीके से होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप पूरे स्टॉक को डायरेक्ट बाहर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिटेल करके, या आप इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके मैं आपको एक मिनट के लिए डिटेल करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे डिटेल कर लिया, अब मैंने यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, अब मैंने यहाँ पर ये यस कर दिया। इसमें आप जो भी और डिटेल्स हैं उसे यस करेंगे तो उस हिसाब से एक्सपोर्ट होगा आपका ये स्टॉक। एक्सेल में पहले एक्सपोर्ट करके उसके बाद प्रिंट आउट करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप वहाँ पर लाइनिंग्स वगैरह दे पाएंगे, तो आपको स्टॉक सामने में देखने में क्लियर होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप डायरेक्ट प्रिंट आउट करेंगे टैली से तो आपके स्टॉक्स दूर दूर होते हैं, तो उसके कारण आपको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, किसी के सामने टैली करने में प्रॉब्लम्स आती है। देख सकते हैं आप इस तरीके से अगर सट के आपके स्टॉक आएंगे तो आपको मिलाने में भी आसानी होगी और इस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकलेगा। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर्स दे दूं ताकि लाइनिंग आ जाए, तो आप इस तरीके से बॉर्डर सेलेक्ट करके इतने दूर पे यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं, रॉ कॉलम्स में बट जाएंगी, ये देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या है कि स्टॉक के सामने देखने में और मिलाने में क्वांटिटी वगैरह आसानी होगा। डायरेक्ट टैली से भी आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन बस उसमें थोड़ी देखने में प्रॉब्लम होती है। ये इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, अगर आपको नहीं पता है कि इस तरीके से भी प्रिंट आउट निकाला जाता है तो।
अब मैं बात करूंगा कि आप जो टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री है वो पहले कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे। मैंने जो भी चीज़ें आपको करके नहीं दिखाई, इससे मेरे अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, मुझे बार बार उस चीज़ को डिलीट करना पड़ता है। ऐसे ही मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सिर्फ आपको समझा दूं। भले मैंने एंट्री एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन प्रोसेस वही है, सिर्फ आपको एंट्री एक्सेप्ट करनी है, बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस सेम बता दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा हूँ आपको वो भी। मैं बार बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले खुद एंट्रीज वगैरह देखनी पड़ रही हैं और उसके बाद उसे परफेक्टली, ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए मैं बार बार वीडियो पॉज कर करके आपको बता रहा हूँ। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है मेरा ये वाला। फ्रेंड्स, मैंने कुछ एंट्रीज डिलीट की हैं ताकि जो कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत सारी एंट्रीज होने के कारण एंट्रीज मारने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पेमेंट करने से पहले अगर एडजस्टमेंट एंट्री मारना चाहते हैं तो कैसे मारेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर और कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो मैंने आपको बोला था कि एडवांस आप किसी से रिसिप्ट ले लेते हैं और उसके बाद जैसे कि अगर आप नेक्स्ट मंथ आपको पता चलता है रिटर्न फाइल करने से पहले कि हाँ उसने अब आपसे माल नहीं लेना है, तो आप उसे पैसे वापस करते हैं। और उसके लिए जो मैंने एंट्रीज वगैरह बताई थी, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि आप ये रिटर्न फाइल करने के बाद भी यही एंट्री का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ गलत बोला था, सॉरी इसके लिए। आप वो एंट्री यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि अगर रिटर्न फाइल कर दिया और उसके बाद अगर आपसे वो पैसे वापस लेता है तो उसके लिए क्या एंट्रीज वगैरह फाइल मतलब आपको मारनी पड़ेंगी इसके अंदर। और एक चीज़ मैंने आपको, जब मैंने एंट्रीज मारी थी एक किसी की एडवांस की, तो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था तो GSTR1 में ठीक से शो नहीं कर रहा था। तो मैंने जब वीडियो पॉज किया तो उसके बाद मैंने उसकी एंट्री को डिलीट किया, मैंने किसी और की एंट्री मारी, तो अब ये एंट्री ठीक हो गई है, जिससे मैंने मतलब इंट्रा स्टेट में मैंने जिससे पेमेंट एडवांस के रूप में ली थी तो उसकी एंट्री मारी है। मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एंट्री देखिए ठीक हो गई है। उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हो जिसके कारण वो एंट्री परफेक्टली वर्क नहीं कर रही हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये एंट्री मारी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये मेरा डेटर है, ये मैंने नया डेटर क्रिएट किया और उसके बाद मैंने ये एंट्री मारी तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं वही एंट्री की जो मैंने बताया कि एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे मारेंगे, मतलब अपने टैक्स को सेट ऑफ कैसे करेंगे। मतलब जब पेमेंट करनी है तो आप अपनी अगर पेबल की एक बना के रखना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं जब पेमेंट करूँगा तब मुझे खाली डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी, पहले ही से मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे कितनी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करते थे। वैट में भी वही प्रोसीड्योर है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि CGST में SGST कभी मतलब एडजस्ट नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपके पास इनपुट CGST बच भी गया है और आउटपुट SGST आपका ज़्यादा है, उस सिचुएशन में भी आप आउटपुट SGST के ऊपर जो टैक्स बन रहा है, अगर आप IGST से उससे नहीं ले पा रहे हैं, जस्ट आपके पास इनपुट IGST नहीं है या इनपुट SGST अब आपके पास नहीं बचा है, चाहे किसी भी स्लैब में नहीं बचा हुआ है, IGST भी किसी भी स्लैब में नहीं बचा, लेकिन CGST आपके पास बच गया है, तो आप उससे तो क्रेडिट ले नहीं पाएंगे और उससे अपने इसको SGST को तो एडजस्ट कर नहीं पाएंगे। उस सिचुएशंस में आप उसका जो अमाउंट होगा वो पेड कर देंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जब आप परचेज या सेल करेंगे तो उस हिसाब से आप उस जो इनपुट CGST बचा होगा उसका आप क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि CGST का SGST से और SGST का CGST से कभी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं जैसे मैंने बैलेंस शीट में खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट मेरा ये 14% CGST 140 रुपये है, ये 81 रुपये है, ये IGST मेरा 90 रुपया है, ये मेरा SGST 180 और ये 81 है। तो अब आप यहाँ पर पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए कि ये आउटपुट मेरा SGST कितना है, 36 रुपये है 9% वाला, तो ये तो मेरा एडजस्ट हो ही जाएगा SGST के साथ। ये 14% भी मेरा कितना है 112 रुपये, ये मेरा इनपुट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आराम से एंट्री कर सकते हैं क्योंकि IGST तो CGST और SGST दोनों के साथ एडजस्ट हो सकता है और CGST भी IGST के साथ एडजस्ट हो सकता है। और यहाँ पर मेरा टोटल आउटपुट बन रहा है 629 रुपये और मेरा इनपुट बन रहा है 532 रुपये, यानी कि मेरा जो ये आपको मेरा बढ़ क्या गया, मेरा ये IGST इंक्रीज हो गया है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं एडजस्टमेंट एंट्री आपको दिखाने जा रहा हूँ।
अगर यहाँ पर वही अगर आउटपुट SGST ज़्यादा होता तो जितना अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते थे IGST के साथ या SGST के साथ तो उतना कर लेते, बाकी जो SGST का रेस्ट अमाउंट बच जाता उसे आपको पेड करना ही पड़ता गवर्नमेंट को, क्योंकि वो आप क्रेडिट मतलब CGST के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। अब जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर 31 तारीख दे देता हूँ, 31/7, यानी कि मैं पूरे महीने के अंत में ये एंट्री मारना चाह रहा हूँ जर्नल में कि मेरे पास कितना भाई बच गया, या मैं ये 1 अगस्त को भी मार सकता हूँ कि कितना मुझे गवर्नमेंट को पेड करना है। तो सबसे पहले मैं बाय में आउटपुट लूँगा, आउटपुट में 14%, अब यहाँ देख सकते हैं 112 रुपये लिख के आ रहा है, यहाँ पर 112 रुपये 56 पैसे लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो वहाँ अब 0 हो गया। उसी तरीके से आउटपुट मेरा मान लीजिए CGST का 9% है, ये 36 रुपये है। इसलिए सबसे पहले बैलेंस शीट चेक कीजिएगा, उसमें जाके आप देखिएगा कि क्या SGST एडजस्ट हो सकता है IGST और मतलब अपने आप से, मतलब SGST से, और उसी तरीके से CGST अपने आप से यानी CGST से और IGST से एडजस्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके बाद आप नॉर्मली जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप IGST से उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आउटपुट हम बात करेंगे, यहाँ पर अब हम बात करेंगे SGST की 14%, तो ये हो गया 112 रुपये 56 पैसा। यहाँ मैंने कुछ एंट्रीज डिलीट मारी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था अकाउंट्स देख के समझ पाना, इसीलिए मैंने कुछ एंट्रीज डिलीट मारी। वो तो मैंने जो एंट्रीज की थी वो आपको समझाने के लिए की थी कि आप कोई भी जो जैसे एडवांस की रिसिप्ट की कैसे करेंगे, उसको वापस रिवर्स की एंट्री कैसे करेंगे, अनरजिस्टर्ड से कैसे परचेस करेंगे, तो वो सब एंट्रीज मैंने जो फालतू की एंट्रीज थी जिसके कारण मुझे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आपको समझाने में, मैंने वो सब एंट्री डिलीट मार दी है इसमें। अब मैं यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी है आउटपुट लेना है, जितने भी आपके आउटपुट है, जैसे कि अब यहाँ पर SGST में आपको 9% बचा हुआ है, ये 36 रुपये आप ले लेते हैं, देखते जाइए, आप जैसे जैसे आप लेते जा रहे हैं वहाँ 0 होते जा रहा है। और उसके बाद हम आउटपुट ले लेंगे आपका IGST का 108 रुपये, उसके बाद फिर हम ले लेंगे आउटपुट IGST का 224 रुपये। तो आपका अब ये पूरा आउटपुट का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप इनपुट का काम करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, वो टोटल अमाउंट जोड़ के दे देगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही टाइप कर देना है, 1 2 कुछ भी टाइप कर देना है, उसके बाद आपको इंटर मारना है, और उसके बाद या तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वहाँ से जो बैलेंस शीट में है, या किसी पन्ने में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप आराम से इंटर कीजिए। अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो यहाँ कुछ भी इंटर कीजिए, उसके बाद वापस से उसको मिटा दीजिए, तो आपका जो यहाँ पर इनपुट का वो अमाउंट होगा वो आ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज वो टोटल जोड़ के यहाँ पर अमाउंट अपने आप फिट कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मिटाया, उसके बाद मैंने लाया, देखिए यहाँ 1 रुपये फिर कम हो रहा है, तो मुझे यानी कि 140 रुपये करने होंगे। अब देख सकते हैं आप ये 0 हो गया मेरा। इसी तरीके से मुझे इनपुट CGST, ये फिर देखिए आप इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, मैं 1 रुपये लिखता हूँ, फिर वापस मैं इसे पूरी तरीके से मिटाऊंगा। ये अगर आप किसी पेज में लिख के करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। फिर देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है 81, मतलब ये 0 होना चाहिए। और एक बार बैलेंस शीट आप जरूर चेक करेंगे ये एंट्री मारने से पहले। और अगर आप ये एंट्री नहीं मारना चाहते, हम डायरेक्ट पेमेंट का एंट्री करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हो, उसमें भी कोई फैक्टर नहीं है। ये एंट्री उनके लिए जो लोग पहले एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद एंट्री करते हैं, ये उनके लिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री मारने में। मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ, फिर मैं इसमें यानी कि 140 रुपये हो गए ये। आप देखिए जैसे मैंने इंटर किया तो वहाँ एकदम एक्यूरेट उसका लिख के है कि उसके मतलब कितने बन रहे हैं इनपुट। उसी तरीके से अब मैं इनपुट लूँगा 28%, सॉरी 9% वाला लूँगा मैं। इसे भी मैं पहले मिटाऊँगा। आप सबसे अच्छा आपके लिए यही उपाय रहेगा कि आप एंट्री मारने से पहले एक बार किसी में बैलेंस शीट से नोट करके नोट डाउन कर लेंगे पेज वगैरह में, उसके बाद एंट्री मारेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। फिर से मैं इसमें मार रहा हूँ, मिस्टेक हो रही है।
81 हो गया यहाँ पर भी। अब देख सकते हैं जीरो हो गया, जीरो होना चाहिए। हाँ, एक कंडीशन में जीरो नहीं होगा, जो कि मैंने बताया कि अगर SGST का आउटपुट ज़्यादा है और वो अपने आप में भी नहीं हो पा रहा है एडजस्ट, और IGST में भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उस सिचुएशंस में जो उसका रेस्ट बच जाता है, जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा, तब जीरो नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी एंट्री मारें तो एक बार एक पेज में जो नोट डाउन कर लें, उसके बाद उससे देख के मारें, बहुत आसान होगा आपके लिए एंट्री मारना। $97.12, सॉरी यहाँ पर कुछ और भी होगा, 90 रुपीज़ होगा। अब देख सकते हैं आप जीरो हो गया। अब इसी तरीके से मेरा, आप देख सकते हैं मैंने CGST के दोनों ले लिए, SGST के दोनों ले लिए। अब बचा है मेरा इनपुट IGST का 28% वाला एंट्री। अब इससे भी मैं पहले मिटाऊंगा। मैं इसमें कुछ भी एक बार अमाउंट डाल देता हूं ताकि वो एक्यूरेट आ जाए। सॉरी, इनपुट IGST में कुछ था ही नहीं, मैंने भी देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ बैलेंस ही नहीं शो कर रहा है इनपुट IGST में, मतलब मैंने परचेस कुछ किया ही नहीं है। इनपुट IGST मतलब मैंने 28% के IGST रेट में कुछ परचेज ही नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे। यहीं पर GST पेबल, ये एक लेजर आपको क्रिएट करना होगा GST पेबल का 97.12। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो IGST पेबल है, इससे आप क्रिएट कैसे करेंगे लेजर को, इसके लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस उसके साथ इंटर प्रेस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहीं जहाँ लेजर क्रिएट हुआ था। करंट लाइबिलिटीज में आप इसे क्रिएट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यानी कि आपकी जो बोथ साइड है इक्वल हो गए हैं, देख सकते हैं आप। और यानी कि अब आपको GST पे करनी है, मतलब आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी है 97 रुपया 12 पैसा। अब इसे एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब जाके आप देख सकते हैं आपके बैलेंस शीट में जो ये आउटपुट वगैरह दिखाई दे रहा था, ये अब नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बल्कि यहाँ पर GST पेबल करके आ गया आपका उतने अमाउंट से। तो ये एंट्री आप मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये एंट्री मार के ही करनी है पेमेंट, आप डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से जो मैंने प्रोसेस उस समय बताया था वही प्रोसेस अपना लेंगे। यहाँ से आप अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी बैंक है। उसके बाद आप यहाँ पर GST पेबल नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट लगी है, लेट फी, अदर या पेनल्टी वगैरह लगी है तो वो आप चुन लेंगे। यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, 97 रुपया 12 पैसा मैं कर रहा हूँ पेमेंट। देख सकते हैं आप जीरो हो गया है। अब मैं बैलेंस शीट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ से भी हट गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है और आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी भी इस चीज़ को लेके बहुत ही डिस्टर्ब हैं कि GST में हम टैली में एंट्री वगैरह कैसे करेंगे या GST में अकाउंट्स मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो उन्हें आप ये वीडियो के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कुछ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।